मूल दाब, यानी कि अब देख रहे हैं अपन इस पार्ट में रूट का प्रेशर क्या होता है। यानी कि देखो अपन ने क्या किया, अभी इससे पहले हमने पढ़ा था एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक वाला, मतलब जो भाग अपने 7वां देखा है उसमें अपन ने क्या किया था कि पाथवे देखे थे। सिम्प्लास्टिक के द्वारा वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एपोप्लास्टिक सिस्टम के द्वारा वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो अंत में वो कहाँ जा रहा है, जाइलम में, और जाइलम से वो बाकी पार्ट में जाता था। यही वाला चीज़ हमने देखी है। तो मूल दाब क्या करता है, ये हेल्प करता है कि वो वाटर जो है वो जमीन से कहाँ चला जाए, जाइलम तक चला जाए। ये हमारा क्या है, रूट प्रेशर है। आओ पढ़ते हैं। मृदा के विभिन्न आयन सक्रियता के साथ जड़ों की संवहनी ऊतकों में परिवहनित होते हैं, तो जल भी इसी प्रक्रिया का अनुसरण करता है और जाइलम के अंदर का दाब बढ़ाता है। क्या हुआ, ये रूट है, ठीक है। रूट से जो वाटर है बच्चों, रूट से जो वाटर है वो खींचा जाता है। मान लो यहाँ पर अपना जाइलम है, एक बार मैं, वैसे होता नहीं लेकिन मैं बता रही हूँ, यहाँ पर अपना जाइलम है। अब ये जाइलम जो आ गया, यहाँ पर अपना वाटर पहुँच गया। अब ये वाटर जो है वो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो अपना जो काम है बेसिकली, जो प्रेशर लगा रही है रूट, वो जाइलम तक वाटर को पहुँचाने का कार्य करती है, ठीक है। यह धनात्मक दाब ही मूल दाब कहलाता है। क्या करता है, और ये कैसा होता है, जब आपके मूल दाब की बात होगी तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि बेचारा खुद प्रेशर लगा करके और जगह पानी फैला रहा है, तो वो क्या कर रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है, और अच्छा कार्य हमेशा पॉजिटिव वाइब्स देता है। तो क्या होगा, मूल दाब सकारात्मक होगा, धनात्मक होगा। तने में कम ऊंचाई तक जल को ऊपर भेजने के लिए ये उत्तरदायी है। लंबी दूरी में कौन भेजेगा, जाइलम काम करेगा, है ना। रूट से जाइलम तक, रूट से जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट होगा वाटर का, वो कौन कराएगा, मूल दाब कराएगा। कम दूरी पे कराएगा, अधिक दूरी पे नहीं कराएगा। इसके लिए एक छोटा सा नरम तने वाला पौधा चुनेंगे हम। नरम वाला जो पौधे का है उसका नरम पार्ट चुन लेंगे, और जिसे दिन वातावरण पर्याप्त आर्द्रता में पूर्ण हो, उस दिन प्रातःकाल के समय तने के नीचे क्षैतिज दिशा में उसे तीखे ब्लेड से काट देंगे। हम जल्द ही देखेंगे कि उस कटे हुए तने पर द्रव की कुछ मात्रा ऊपर की ओर आ जाती है। क्या किया है, देखो ये प्लांट लिया, ये प्लांट का एक नरम भाग जो है मैंने काट लिया। अब क्या होगा, ये बोल रहा है जिस दिन जो वातावरण है ज़्यादा तेज धूप वाला ना हो, ठीक है, उस समय तुम यहाँ पर प्लांट पे ऐसे कट लगा दो, टेढ़ा कट लगा दो, ठीक है। टेढ़ा कट लगा दिया या फिर क्षैतिज कट लगा दो, इसने क्षैतिज कट बोला है, क्षैतिज कट लगा दिया। अब तुम देखोगे यहाँ पर कुछ पानी की बूंदें हमें देखने को मिलेगी। यह द्रव सकारात्मक मूल दाब के कारण होता है। वाटर जो है वो ऊपर जाना चाहता है लेकिन नहीं आता है, तुम काट दोगे तो वाटर बाहर की तरफ निकल जाएगा, है ना, बाहर की तरफ पुल ऑफ हो जाएगा। तो ये क्या होगा, मूल दाब के कारण ऐसा होता है। यदि हम उस तने में एक रबर की पतली नली चढ़ा दें, जहां पर तुमने काटा है वहां पर तुम एक रबर की नली लगा दो, तो वास्तव में स्राव की दर माप सकते हो और तुम उसमें वाटर का जो रेट है ट्रांसपोर्ट का वो तुम मेजर कर सकते हो, और स्रावित द्रव के कारकों की संरचना भी जान सकते हो। कौन कौन से फैक्टर हैं जो वाटर के ट्रांसपोर्ट में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, वो भी तुम पता लगा सकते हो इस वाले एक्सपेरिमेंट के द्वारा। नेक्स्ट पे आ जाओ। मूल दाब का प्रभाव रात व सुबह के समय ज़्यादा देखा जाता है। जब तुम कभी कभी जाते हो तो प्लांट के टिप पर तुम देखोगे कि पानी की कुछ बूंदें हैं। अर्ली मॉर्निंग जाओ या लेट नाइट जाओगे तो उस समय तुम्हें ये जो कंडीशन है मूल दाब के द्वारा, जो वाटर वहाँ पे अक्यूमुलेट हो जाता है उस टिप पर, वो तुम देख सकते हो या तो अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट पे आराम से तुम्हें देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उस समय वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत कम रहती है, क्योंकि सूरज नहीं आता रात में। अर्ली मॉर्निंग में भी बहुत कम प्रकाश होता है, तो वहाँ पर प्रकाश की जो वाष्पोजन क्रिया है वो कम होगी, वाष्पीकरण की, और अतिरिक्त पानी घास के तिनकों की नोक पर विशेष छिद्रों से स्रावित जल बूंदों के रूप में लटकने लग जाता है। ये चीज़ हम देख भी चुके हैं। इस प्रकार द्रव के रूप में पानी क्षय बिंदु स्राव गटेशन कहलाता है। बिंदु स्राव यानी कि मान लो ये घास है ना, अर्ली मॉर्निंग तुम जाना गार्डन पे देखोगे तुम, गार्डन में जब लीव इसके तिनकों पे देखोगे तो इस तरीके से
वाटर का स्राव तुम्हें दिखेगा और इस बिंदु स्राव को हम क्या कहते हैं, गटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, गटेशन कहते हैं या फिर बिंदु स्राव भी कहते हैं। आ गई बात समझ में। जल परिवहन की कुल क्रिया मूल दाब की केवल एक साधारण दाब ही प्रदान कर पाता है। मतलब जो रूट प्रेशर है वो कोई हाई फाई प्रेशर नहीं है कि आया और तुमने जाइलम से भी ऊपर जाकर के उस वाटर को ट्रांसपोर्ट कर दिया, नहीं, केवल तुम जड़ से जाइलम तक ही वाटर को ट्रांसपोर्ट करा रहे हो उस मूल दाब की वजह से। तो ये कोई स्पेशल प्रेशर नहीं है, नॉर्मल ही प्रेशर है। यह उच्च वृक्षों की जल के, देख लो आ गया आंसर, यह उच्च वृक्षों की जल के चलन में इसकी कोई बड़ी भूमिका नहीं होती है। जाइलम उसमें हेल्प करेगा लंबी दूरी पे। मूल दाब का व्यापक योगदान जाइलम में पानी के अणुओं को निरंतर कड़ी के रूप में स्थापित रखने में हो सकती है, जो कि अक्सर वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पैदा गए वृहद तनावों के कारण टूटती रहती है। जितना वाष्पोत्सर्जन होगा उतना ही क्या होगा, जड़ों के द्वारा जाइलम तक वाटर नहीं पहुंच पाएगा। यही बात ये हमें इंडिकेट कर रहा है। अधिकांश जल को परिवहन करने में मूल दाब का कोई अर्थ नहीं है। अधिकतर पौधों की आवश्यकता वाष्पोत्सर्जनित खिंचाव से पूरी हो जाती है। जो वाटर रेस्पिरेशन होता है उसके द्वारा ये कंप्लीट हो जाती है। अब वाष्पोत्सर्जन खिंचाव क्या होता है ये जानिए। प्राणियों की भांति पौधों में भी परिसंचरण तंत्र नहीं होता, ठीक है। मतलब प्राणियों की भांति हमारे अंदर तो बहुत अच्छा सा परिसंचरण तंत्र है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन प्लांट में इतना अच्छे से नहीं पाया जाता है। इसके बावजूद भी जाइलम के माध्यम से जल का ऊपरी बहाव पर्याप्त हो जाता है। मतलब जाइलम है जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा बाकी पार्ट्स में, ठीक है। तो 15 लीटर प्रति घंटे ये हो सकता है। जाइलम यदि अदर पार्ट्स में पानी पहुंचाता है तो 15 मीटर प्रति घंटे तक ये वाटर को पहुंचा सकता है। पौधे के द्वारा पानी ऊपर की ओर धकेला जाता है या फिर ऊपर से खींचा जाता है। पौधों द्वारा पानी मुख्यतः खींचा जाता है और इसकी संचालन शक्ति पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया का परिमाण है। क्यों? क्योंकि देखो ये लीव्स हैं, यहाँ पर सूर्य चाचू हैं, अपने सन चाचू हैं। अब ये तेज प्रकाश गिरा रहे हैं। पत्ती को क्या चाहिए? खाना बनाने के लिए पानी भी तो चाहिए। तो ये क्या करेगी? अपने ऊपर पानी खींचेगी, पानी खींचेगी, पानी खींचेगी, पानी बहुत सारा खींचेगी। तो यानी कि ये जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही है ये इसको इंडिकेट कर रही है कि तुम वाटर को और एब्जॉर्ब करो और बुलाओ और बुलाओ, और ट्रांसपोर्ट इजीली हो पा रहा है। आ गई बात समझ में। इसे जल परिवहन का संयोजन तनाव वाष्पोत्सर्जन भी कहते हैं। कोहेशन, टेंशन, ट्रांसपिरेशन भी हम इसको कहते हैं। ये एक मॉडल होता है जिसमें ये प्रस्तुत किया जाता है कि कैसे लीव्स पे सूर्य की किरणें पड़ रही है और उस दौरान जो पत्तियां हैं वो वाटर को किस तरीके से एब्जॉर्ब कर पा रही है। परंतु इस वाष्पोत्सर्जन खिंचाव को कौन जनित कर रहा है इसका कोई आइडिया हमें अभी तक नहीं पता है। पौधों में जल अस्थायी है, नेचुरल सी बात है। ऐसा थोड़ा ना कि एक ही जगह जाकर के पानी इकट्ठा हो जाएगा कि अब मैं कहीं आगे नहीं जाऊंगा, मेरा मन नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है। वाटर हर जगह फ्लो होता रहता है। प्रकाश संश्लेषण वृद्धि के लिए पत्तियों में पहुंचने वाले पानी का 1% से भी कम प्रयोग किया जाता है। देखो सुनो मेरी बात, प्रकाश संश्लेषण वृद्धि के लिए जो पत्तियों में पानी पहुंचता है उसका सिर्फ 1% या उससे भी कम जो है पानी का यूज किया जाता है। पानी की अधिकतर मात्रा पत्तियों से रंध्र द्वारा उड़ा दी जाती है, यानी कि वाष्प होकर के उड़ जाती है, और ये क्षति जो है वाष्पो उत्सर्जन कहलाती है। वाष्पो उत्सर्जन एक स्वस्थ पादप का पॉलीथीन के अंदर, मतलब एक स्वस्थ पादप में हमें देखना हो वाष्पोत्सर्जन तो हम क्या करेंगे, इसको एक पॉलीथीन के अंदर रख देंगे। उसके अंदर की सतह पर जल की सूक्ष्म बूंदों का अवलोकन करके हम ये चीज़ देख सकते हैं। भाई सूर्य की किरणें नहीं गिरेगी तो पानी बाहर की तरफ निकलने लगेगा, बिंदु स्राव करने लगेगा। पत्ती से पानी की इस कमी की प्रक्रिया को कोबाल्ट क्लोराइड पेपर के द्वारा हम कर सकते हैं। नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसका रंग पानी अवशोषित करने पर बदल जाता है। इस तरीके से आज हमने क्या किया है, 11वीं कक्षा का 11वें अध्याय का 8वां भाग भी कंप्लीट कर लिया है। आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा।
कुछ ज़्यादा समझने वाला इसमें था नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ मूलदाब पढ़ा है, उसमें बिंदु स्त्राव देखा है और वाष्पोत्सर्जन का खिंचाव देखा है। क्लियर दैट? तो फिर मिलेंगे जल्द ही अपन नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक धन्यवाद।